नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के जो प्रमुख लोक नाट्य हैं उनकी हम बात कर रहे थे। जो पहला पार्ट आया था उसमें हमने जो राजस्थान के प्रमुख ख्याल हैं उनके बारे में बात की थी। जो दूसरा पार्ट आया था उसमें राजस्थान के प्रमुख फड़ के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे राजस्थान के कुछ और लोक नाट्यों की। तो पहला जो लोक नाट्य है वो मैं लूँगा चार बेत लोक नाट्य। ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम तमाशा, नौटंकी और स्वांग के बारे में बात करेंगे। इनकी डिटेल से बात करेंगे ताकि आपके ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव एग्जाम है दोनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चार बेत जो लोक नाट्य है उससे, चार बेत एक नाट्य शैली है, उससे स्टार्ट करते हैं। ये जो लोक नाट्य की ऐसी विधा है जिसमें क्या होता है, संगीत है वो दंगल के रूप में, संगीत दंगल के रूप में ये खेली जाती है। प्रमुखतः चार बेत जो शैली है राजस्थान में इसका एक मात्र प्रमुख केंद्र है, वो है टोंक। तो टोंक अपने को जिला याद रखना है। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार और फिर से दोबारा पूछा जा सकता है। तो अपने को जो संभावित जो प्रमुखतः से जो पहला क्वेश्चन बन सकता है इसमें वो है, इसका जिला पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर जो सब्जेक्टिव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो ये है जो शैली है वो पठानी मूल की, जो पठानी मूल का एक लोकनाट्य है। तो एक विशेषता के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के जो टोंक है वहाँ पर एक लोक गायन शैली प्रचलित है, उसे ही चार बेत शैली कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। ये पठानी मूल की शैली है और इसका जो केंद्र है वो टोंक, अपना जिला है वो है प्रमुखतः से। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ के इस चार बेत शैली है उसका प्रोसेस की बात कर लेते हैं, यानी इसके मंचन की बात कर लेते हैं, किस प्रकार ये गाई जाती है। इसमें क्या होता है, जो गायक होता है यानी जिसको हम पात्र बोलते हैं, जो गाने वाला होता है, वो क्या होता है, इसमें मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो प्रमुखतः से जो वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है वो है डफ या डफ। एक ही बात है दोस्तों, दोनों प्रकार से लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो वाद्य यंत्र ये इसमें यूज लिया जाता है। तो ये जो गायक होता है वो क्या करता है, वो डप को बजाता है और अपने जो घुटने होते हैं उसके बल पर खड़े होकर अपनी जो बात है वो गाकर कहता है। गायक है वो घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी जो बात है उसको गाकर कहता है, ठीक है। उसमें से कुछ जो गायक हैं वो ऊंची कूद भी ले सकते हैं और डप को उछालते हुए भी ये गा सकते हैं, ये इनकी कला है। लेकिन अपने को जो एक और चीज़ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टोंक का जो नवाब हुए थे, टोंक के नवाब हुए थे फैजुल्ला खां, और जो फैजुल्ला खां थे उनके शासनकाल में ये जो शैली है, ये चार बेत शैली लोकनाट्य ये प्रसिद्ध हुआ था, प्रचलित हुआ था। तो एक तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये तैयार हो जाता है, किसके शासनकाल में हुआ था, तो नवाब थे फैजुल्ला खां, उसके शासनकाल में। अब यहाँ पर जो प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात करूँगा तो उस्ताद अब्दुल करीम खां का नाम आता है। ये इंडिया प्रसिद्ध एक जो चार बेत शैली के प्रमुख तरह से कलाकार थे। इन्होंने क्या किया था, उनके द्वारा एक भेजे गए खलीफा, उसका नाम था करीम खां नियंग, ठीक है। करीम खां नियंग ने इस जो शैली, ये चार बेत शैली है, इसमें किस यहाँ पर टोंक में इसकी नींव डाली थी। तो अपने को याद रखना है वो करीम खां नियंग और नवाब फैजुल्ला खां, उस्ताद अब्दुल करीम खान ने तो इनको यहाँ पर भेजा था। तो इस टोंक में अगर जो नींव डालने की बात आ गई तो करीम खां निहंग का नंबर आएगा और फैजुल्ला खां अपने को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये शैली हो गई समाप्त। अब नेक्स्ट शैली पढ़ेंगे वो है नौटंकी। नौटंकी का जो शाब्दिक अर्थ है, हम बात करेंगे नौटंकी की, और नौटंकी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नाटक का अभिनय करना, यानी नाटक का मंचन करना, यही इसका शाब्दिक अर्थ है। इसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुष है वो दोनों एक साथ भाग ले सकते हैं, इसमें दोनों एक साथ मिलजुल कर इस प्रकार की जो प्रक्रिया है नाट्य लोकनाट्य इसका कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जो लोकनाट्य है ये गाँव में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जैसे कोई विवाह होता है, जैसे कोई उत्सव होता है, कोई मेला होता है, उसमें होता है। इसमें क्या होता है, संगीत व गायन की प्रधानता होती है। तो एक जो इम्पोर्टेंट जो बात निकल कर सामने आती है वो है, इसमें संगीत और गायन दोनों की प्रधानता होती है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव वाले जो हैं उनके लिए है, बाकी जो एग्जाम के में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ पर है। नौटंकी चार जिलों में अपने बेसिकली राजस्थान के अंदर खेली जाती है। लोकनाट्य है प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर, करौली,
धौलपुर और भरतपुर। ये जो आपको जिले दिख रहे हैं, यहाँ पर सवाईमाधोपुर है, ये करौली, ये धौलपुर, ये भरतपुर। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसको एक को रिलेट करते हैं। जब हमने बात की थी ख्यालों की, और उस टाइम मैंने आपको बताया था जो कन्हैया ख्याल है वो उसको सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर तीनों में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये अपने को यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखनी है कि कन्हैया ख्याल का भी जो है वो जो बेसिकली लोकेशन है वो ये चारों ज़िले ही हैं। तो यहाँ पर अपने को कोरिलेट हो गया कि कन्हैया ख्याल के भी ये ज़िले अपने को याद रखने। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो नौटंकी है ये प्रभावित है हाथरसी नौटंकी, और हाथरसी नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे, हाथरसी नौटंकी क्या होती है। ये बेसिकली क्या है, यूपी में एक है अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ डिवीजन है, और अलीगढ़ डिवीजन के अंतर्गत हाथरस नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और वहाँ की ये लोक नौटंकी है ये हाथरसी नाम से जानी जाती है। ये तो इसका था बैकग्राउंड थोड़ा सा। और इसके जो मुख्य कलाकार हैं हाथरसी के वो है नथाराम शर्मा। तो ये अपने को याद रखना है एग्जाम। ये हाथरसी नौटंकी मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपके एक तो क्योंकि ये नौटंकी अपनी जो राजस्थान की नौटंकी है वो हाथरसी नौटंकी से प्रभावित है, इसलिए बताया है। आप जब इंडिया जीके की तैयारी करते हो उसमें भी आपके ये क्वेश्चन आपके इजीली काम में आ सकता है कि हाथरसी नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, वो है यूपी की। ठीक है, तो इसके जो हाथरसी नौटंकी के जो प्रमुख कलाकार हैं वो तो हैं नथाराम शर्मा। अब उसके बाद में बात करते हैं इसके जो जनक हैं अपने जो राजस्थान के संदर्भ में। अगर इसकी बात करते हैं तो राजस्थान के संदर्भ में भूरीलाल जी इनके जनक हैं। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है, क्यों अपने को राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो भूरीलाल जी का नाम अपने को याद रखना है। ये जो भूरीलाल जी थे ये पहले क्या थे, हाथरसी जो नौटंकी है उसका ही मंचन किया करते थे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर राजस्थान के एक गिरिराज प्रसाद जो है कामा ये भरतपुर में पड़ता है, यहाँ के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं। तो इन दोनों का नाम अपने को याद रखना है, गिरिराज प्रसाद कामा ये जो इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं, और भूरीलाल जी हैं यहाँ के जनक हैं। तो हाथरसी जो नौटंकी है उसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है स्वांग और जो भगत है, इसको स्वांग और भगत भी कहा जाता है। इसकी जो भाषा है वो ब्रज, उर्दू, खड़ी बोली आदि का मिला जुला रूप इसमें देखने को मिलता है, और छंदों का इसमें प्रयोग होता है। ये बेसिकली मैंने एक नॉलेज के लिए बता दिया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जो नौटंकी है उसमें 9 प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली नगाड़े का प्रयोग, नगाड़े से इसका शुरुआत किया जाता है। तो नगाड़ा एक वाद्य यंत्र हो गया इसमें, उसके अलावा ढोलक हो गया, सारंगी हो गया, चिकारा हो गया, डफली हो गया और हारमोनियम हो गया। इस प्रकार के प्रमुख कुछ वाद्य यंत्र हैं। और कुछ जो प्रसिद्ध नौटंकियाँ हैं, प्रसिद्ध खेल हैं, उनके नाम में आपको यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। अमर सिंह राठौड़ कहते हैं ये जो गिरिराज प्रसाद ये कामा वाले हैं, इन्होंने 80,000 जो दर्शक थे वो 5 घंटे तक मंत्र मुग्ध होकर इस अमर सिंह राठौड़ इन्होंने जो नौटंकी का मंचन किया था, तो 80,000 जो दर्शक थे वो 5 घंटे तक बैठे रहे थे। इतने इस प्रकार से इनके जो वाचन करने का तरीका था उससे ये दर्शकों को बांधे रखते थे। ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं साहब, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। उसके अलावा रूप बसंत, राजा भर्तृहरि, राजा हरिश्चंद्र आपने सब ने नाम सुन रखा है, इसका मंचन होता था। अब अपन बात कर लेते हैं जो नौटंकी का जो मंचन होता था वो किस प्रकार होता था साहब। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ये एक मंच होता था, ठीक है, और मंच के क्या होता था, पीछे एक पर्दा सा लगा देते थे ये, ठीक है। और फिर क्या जब आरंभ होता था, मैंने आपको बताया था जब इस नौटंकी का आरंभ होता था नगाड़ों के साथ, ठीक है, पहले नगाड़े बजाए जाते थे। उसके बाद में क्या होता था, जो भी पात्र थे वो मंच पर आ जाते थे, ठीक है, मंचन करने के लिए। और नौटंकी एक मात्र ऐसी विधा थी जिसमें गायन पहले होता है और संगीत बाद में होता है। और पात्र अपनी जब बात कहता है उसके बाद ये 2-3 मिनट तक नगाड़ा बजता रहता है। इस प्रकार इस चीज़ का मंचन होता है। तो यहाँ पर ये पर्दे लगे रहते हैं, यहाँ पर ये जो मंच होता है उसके ऊपर ये मंचन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है स्वांग। स्वांग को आप जैसे जो इजीली लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, आप जानते हो मिमिक्री करना किसे बोलते हैं, जिससे किसी पात्र की हम हूबहू नकल करते हैं, या फिर कोई पात्र है जिसके सामने उसका जो मेकअप है उसके अनुसार मेकअप करते हैं, उसके अनुसार ड्रेस पहनते हैं, उसके अनुसार ही जो बोलता है उसी के प्रकार जो अभिनय किया जाता है उसे ही स्वांग बोला जाता है। और इस स्वांग को जो करते हैं, जो रचने वाले कलाकार हैं, उनको बोलते हैं बहरूपिया, ठीक है।
बहरूपिया बोला जाता है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हुए थे वो जानकीलाल भांड और भीलवाड़ा से ये संबंध रखते थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जा चुका है, तो अपने को याद रखना है इस प्रकार। अब मैं आपको दोबारा इस स्वांग पे आता हूँ। आपको लिखना किस प्रकार है, यानी जो स्वांग है वो किसी पात्र की नकल करना या फिर हूबहू अभिनय करना, उसे ही मिमिक्री या फिर स्वांग बोला जाता है। तो अपने को टेक्निकल लैंग्वेज में इस प्रकार लिखना है कि लोकनाट्य का, क्योंकि स्वांग एक लोकनाट्य है, तो लोकनाट्य का ऐसा रूप जो किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक या फिर लोक प्रसिद्ध या फिर समाज में जो मान्य चरित्र होता है या फिर जो देवी देवता होते हैं अपने समाज के अंदर, उनकी नकल में अपना जो मेकअप कर उसके जैसी वेशभूषा पहनता है। यानी जो देवी देवता, फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, देवी देवताओं की जो नकल है उनके अनुसार वेश, जैसे मान लो हनुमान जी का रोल करना है तो उनके अनुसार वेशभूषा पहनता है और उनके अनुसार ही अभिनय करता है, उसे बोलते हैं स्वांग। और स्वांग के जो प्रमुख कलाकार हुए हैं वो है जानकीलाल भांड, जो भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्या किया था, इस जो कला है स्वांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले गए थे, ख्याति प्राप्त ये कलाकार थे। और भीलवाड़ा जिले का जो मंडल है वहाँ पर नारों का स्वांग प्रसिद्ध है। तो ये एक चीज़ आप याद रखना कि नारों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये भी भीलवाड़ा में पड़ता है मंडल, और वहाँ का ये नारों का स्वांग प्रसिद्ध है। तो अपने को ये चीज़ इसमें इतनी ही याद रखनी है। तमाशा है, ये लोकनाट्य है। ये जो मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा है महाराष्ट्र क्यों लिखा है, महाराष्ट्र इसलिए लिखा है कि महाराष्ट्र का जो लोकनाट्य है वो तमाशा है, और इस महाराष्ट्र के जो तमाशा लोकनाट्य है उससे ये प्रभावित है। और ये जो शैली है अपने, अगर राजस्थान के संदर्भ से, इससे महाराष्ट्र की जो लोकनाट्य शैली है उससे तो प्रभावित है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो जयपुर है जो जिला अपना, वहाँ पर ये जो परंपरागत जो राजस्थान की लोकनाट्य शैली है तो जयपुर के लिए ये प्रसिद्ध है। यानी जयपुर की जो परंपरागत लोकनाट्य शैली का अगर नाम आए तो वो है तमाशा। तो अपने को याद रखना है, एक तो चीज़ जयपुर याद रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे इस शैली का जब जो प्रादुर्भाव हुआ था उस टाइम, अब मैं बता देता हूँ, जयपुर के महाराजा हुए थे प्रताप सिंह, ठीक है। और जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने क्या किया था, इस शैली को विशेष स्थान दिया था, अपने जो गुणीजन जो खाना था उसमें इसको आश्रय दिया था। और इसके जो तमाशा के जो प्रमुख कलाकार थे ये बंशीधर जी भट्ट, ये थे महाराष्ट्र के, ठीक है। इनको आश्रय दिया था, अपने जो गुणीजन है खाना है उसमें आश्रय दिया था बंशीधर जी भट्ट को। उसके बाद में लेकर जो ये इस नाटक विद्या को इन्होंने प्रताप सिंह ने प्रोत्साहित किया था। उसके बाद में जो यहाँ का जो भट्ट परिवार था, इस भट्ट परिवार ने इस शैली को अभी तक जयपुर में क्या कर रखा है, जीवित कर रखा है। तो अपने को एक इसमें जो चीज़ आती है वो है भट्ट परिवार, ठीक है। भट्ट परिवार अपने को याद रखना है, बंशीधर जी भट्ट का नाम अपने को याद रखना है। अगर वर्तमान संदर्भ में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर बात की जाए तो यहाँ पर वर्तमान संदर्भ में गोपी जी भट्ट और वासुदेव भट्ट ये इन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। तो भट्ट परिवार ने इस तमाशा से लोकनाट्य शैली इसको जीवित कर रखा है। अब यहाँ पर एक ये, क्योंकि ये जो स्त्री और पुरुष दोनों इसका मंचन कर सकते हैं, तो यहाँ पर जयपुर की एक जो प्रसिद्ध नर्तकी थी उसका नाम आता है, बंशीधर जी भट्ट थे उस टाइम की ये नर्तकी थी, इनका नाम था बंशीधर जी भट्ट के टाइम की, उनका नाम था गौहर जान, ठीक है। तो ये एक महिला नर्तकी थी, इसके बारे में आप जान सकते हो। उसके अलावा इसमें जो मेन जो इम्पोर्टेंट बात निकल कर सामने आती है, इसका जो मंचन होता है, इसमें क्या होता है, खुला मंच होता है, और इस खुले मंच पर जिसका मंचन किया जाता है उसे बोलते हैं अखाड़ा बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ बेसिक चीज़ थी। और यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्टिव के क्वेश्चन में अपने लिखने वाली वो चीज़ है, ये है कि ये जो लोकनाट्य है ये गायन, नृत्य और वादन, इसमें तीनों की ही प्रधानता है। तो अपन इस प्रकार स्टार्ट कर सकते हैं कि तमाशा है, इसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों की प्रधानता है। और इस प्रकार ये महाराष्ट्र का जो लोकनाट्य है उससे प्रभावित है, और जयपुर की ये परंपरागत शैली है, और जयपुर में इसका प्रश्रय देने का श्रेय प्रताप सिंह को जाता है। और प्रताप सिंह किसको लेकर आए थे, बंशीधर जी भट्ट को, और वर्तमान में ये कलाकार हैं और ये नर्तकी, बस इसमें अपने को अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ये वीडियो आपको पसंद आया ना आया। आप लाइक डिसलाइक दोनों कर सकते हो, आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ और बातें लेकर आऊँगा। धन्यवाद, तब तक के लिए अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।